नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल से बहुत चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। उन लोगों को भी चौंका रहे हैं जो समझ रहे थे कि एसआईआर के पूरे प्रोसेस के बाद भी जो मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच वोट का, वो शायद भरपाई हो जाएगी। मैंने जब ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की टीएमसी के लोगों को, उन्हें टीएमसी को अंदाजा जरूर था इस बात का कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये नुकसान इस कदर होगा शायद इस बात का अंदाजा नहीं। तभी एक आंकड़ा आ रहा है, वो बता रहा है कि कैसे 4% का सिर्फ फर्क है भाजपा और टीएमसी का जो वोट परसेंटेज है। और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक हम देख रहे हैं जो वोट परसेंटेज का फर्क है, यानी 1.39 करोड़ लोग और इसके बनाम 1.26 करोड़। अगर इसको नंबर्स में देखें यानी 12-13 लाख का ये फर्क नजर आ रहा है, लेकिन 100 सीटों का फर्क दोनों के बीच ये दिख रहा है। और इससे अंदाजा आप लगाइए कि एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम डिलीट किए गए और 27 लाख तो ऐसे हैं जो वापस आने के लिए उस रोल पर संघर्ष करते रहे। कैसे देख रहे हैं योगेंद्र यादव इस पूरे मुद्दे को? योगेंद्र जी से मैंने चुनाव से पहले बातचीत की थी और वो वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया था, क्योंकि बहुत ही, मैं कहूंगी, कैलकुलेटेड, मैथमेटिकल और बहुत ही दूर रहकर अपने सब्जेक्ट से उन्होंने एनालिसिस किया था, जिसे कोल्ड फैक्ट्स के आधार पर एनालिसिस कहते हैं। वो भी ऐसा लग रहा है कि सही साबित नहीं हो रहा है। योगेंद्र जी, ऐसा लगता है कि इंसान की अक्ल जो है, एक मामूली इंसान की अक्ल तो फेल हो रही है, नाकाम हो रही है समझने में कि हुआ क्या है पश्चिम बंगाल में। शुक्रिया आस्था। आपने कहा शुरू में कुछ लोगों का जो कि मानते थे कि एसआईआर के धक्के के बावजूद ममता किसी तरह से निकाल लेंगी, मैं उनमें से एक था। आमतौर पे लोग मानते नहीं है इन चीजों को, लेकिन हकीकत यह कि मेरा अपना भी यही मानना था कि हाँ, एसआईआर से ममता को नुकसान होगा, लेकिन उनका मार्जिन ज्यादा है। तो ठीक है, एसआईआर के बावजूद चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो निकाल देंगी। इसलिए जो परिणाम आ रहे हैं वो काफी अप्रत्याशित है। मैं हैरान हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अ, हैरान कुछ चीजों से हूं, जैसा मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कैमरा शुरू होने से पहले, कि बंगाल में जो हुमायूं कबीर हैं, जो खड़े किए गए थे मुसलमानों का वोट बांटने के लिए, जिनका वीडियो सार्वजनिक हो गया था, वीडियो में पता लग गया था कि वो बिल्कुल बीजेपी से लेन देन की बात कर रहे हैं, और उन्होंने खुद मान लिया था कि हाँ, ये सब कुछ हुआ। वो व्यक्ति अपनी दोनों सीट पे आगे चल रहा है, एक नहीं दो सीट पे, और वो दोनों सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। तो मुसलमानों की सीट पर मुसलमान ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जिसने वीडियो पर स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं बीजेपी से लेन देन करता हूं और मुसलमानों को तो बेवकूफ बनाया ही जा सकता है, ये सब बातें कह रहे हैं उसके अंदर। ये बात मेरे तो गले उतरती नहीं है, भैया तो कुछ तो है दिक्कत। लेकिन फिलहाल ऐसी चीजों को साइड पे रख के हम कहते हैं कि जो हुआ है इसमें, मैं, आप समझिए, चार प्लेयर है बंगाल में। जो हुआ उसमें चार खिलाड़ी हैं और चार किस्म के फैक्टर है, चार एक्टर, चार फैक्टर। पहला एक्टर टीएमसी। इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी के विरुद्ध असंतोष था, गुस्सा भी था, जिसको हम लोगों ने शायद कम करके आंका। किसी भी सरकार, 15 साल तक सरकार चलती है, सरकार के विरुद्ध असंतोष है, ये तो था, ये सब पता था। लेकिन हम कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि ममता बनर्जी की अपनी व्यक्तिगत छवि काफी अच्छी रही है, जैसे ये बिल्कुल नवीन पटनायक वाला मामला है कि सरकार के विरुद्ध काफी असंतोष होता था, लेकिन नवीन पटनायक की व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी रहती थी। तो हमें लगता था कि शायद उसकी वजह से ये बहुत निर्णायक नहीं होगा, या ये जो एक बंगाली सेंटिमेंट है कि बीजेपी तो ये बाहरी लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो उसके चलते निर्णायक नहीं होगा। तो उस हद तक हमारा मूल्यांकन गलत था। पार्टी के विरुद्ध एक असंतोष नीचे के लेवल पे काफी था और जनता ने उस असंतोष की अभिव्यक्ति की, ये बात सच है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ वो है, बंगाल में जो हम परिणाम देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जनता के असंतोष का एक्सप्रेशन, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ? ये मैं नहीं मानता। जो तमिलनाडु में हुआ वो प्योर जनता का असंतोष है, उसके अंदर चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चुनाव आयोग रेफरी है, उसका मैच मैच जितवाना हरवाना चुनाव आयोग का काम थोड़ा ही है। तो तमिलनाडु में जो हुआ वो सीधा फेयर मैच हुआ, उसके अंदर लोगों को पता नहीं लगा, मतलब बड़े लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन सत्ता के अहंकार को चूर कर दिया, सत्ताधारी पार्टी को नीचे जमीन पे उतार के पटक दिया और बाहर से एक व्यक्ति को लाके जनता ने ताज पे बैठा दिया। बहुत बढ़िया, लोकतंत्र में ऐसा होता है। क्या बंगाल में ये हुआ? मेरा मानना है कि ये नहीं हुआ। जो अब तक हमने बताया है वो एक हिस्सा है कहानी का। कहानी के तीन और हिस्से। एक, दूसरा एक्टर है बीजेपी,
जिसने बहुत काम किया। आज टीवी चैनल पे लोग बताएंगे बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया, बीजेपी के संगठन ने इतना किया। आज से 6 महीना पहले आप जाते तो लोग कहते यहाँ तो बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी बिखर चुकी है, बीजेपी टूट चुकी है। 6 महीना पहले तक बंगाल की ये कहानी थी। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने एक हिंदू मुसलमान के सवाल पे बहुत नफरत का कैंपेन चलाया, खुल के चलाया, और चुनाव आयोग चुपचाप उसे देखता रहा। जिस तरह का नफरत का कैंपेन चलाया, और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। आज सुबह शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू एक टेलीविजन चैनल पे चल रहा था, और बहुत खुश खुश होकर उछल उछल के इंटरव्यू कर रहे थे। 10 मिनट के इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 15 बार हिंदू मुसलमान का जिक्र किया। तो मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक नफरत और भड़काने का कैंपेन बीजेपी ने चलाया। इसमें कोई इंकार नहीं हो सकता। चलाया आसाम में भी, लेकिन बंगाल में वो ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। असम में मेरे को नहीं लगता बीजेपी की जीत मुख्यतः उसकी वजह से हुई। तीसरा एक्टर थी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का काम जो है दूभर कर दिया। स्कीम चलने नहीं दी। मनरेगा जब हुआ करती थी, मनरेगा को केंद्र सरकार ने सालों तक बंद कर दिया कि नहीं, बाकी देश में चलेगी, बंगाल में चलने नहीं देंगे, बंगाल को पैसा ही नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना बंगाल में बंद कर दी, नहीं पैसा देंगे। तो बाकी तमाम राज्य की सरकारों के पास, आप सोचते होंगे, एक साधारण दर्शक भी सोचता होगा कि भाई मध्य प्रदेश के पास पैसा है, महाराष्ट्र के पास पैसा है, असम के पास है, और यहां तक कि बिहार की सरकार जिसके बजट में कोई पैसा नहीं था, जिसकी तिजोरी में कुछ पैसा नहीं था, वो भी चुनाव से एकदम पहले 10,000 रुपए हर महिला को दे सकती है। बंगाल के पास पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि केंद्र सरकार ने उसको बंद करके रखा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण खेल है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग इसमें अंपायर नहीं था। चुनाव आयोग सीधे सीधे खिलाड़ी की भूमिका पे था पहले दिन से। बीजेपी का, टीएमसी का डेलीगेशन मिलने जाता है, वो कहते हैं दफा हो जाओ। खुल के चुनाव आयोग ट्वीट निकालता है, इसको हमने तृणमूल को दो टूक जवाब दिया है। बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टी का रोल था चुनाव आयोग का पहले दिन से। आप वहां पे ऑब्जर्वर भेजते हैं। बंगाल में 30 ऑब्जर्वर जाते हैं इसकी इलेक्टोरल रोल्स की निगरानी के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 ऑब्जर्वर जाते हैं। बंगाल में 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स, पूरे देश में एक भी ऑब्जर्वर नहीं। जितने अफसरों के ट्रांसफर हुए, 95% ट्रांसफर सिर्फ बंगाल के अंदर हुए। तो ये सब हुआ, मगर सबसे बड़ा जो खेल था वो एसआईआर का था। अभी और कुछ काउंटिंग में हुआ, उसका अभी हम कह नहीं सकते, वो आएगा बाद में। और जो एसआईआर में हुआ, जी वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे, एसआईआर पे आना चाहती हूँ, क्योंकि हालांकि आप 4 फैक्टर्स बता रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप कह रहे हैं ये 4 फैक्टर्स में से एक इलेक्शन कमीशन है, और आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप 4 में से एक कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ सीट्स, यानी कई दर्जन सीट्स के आंकड़े अभी आ गए हैं, जिनमें जो एसआईआर का जितने नंबर, जितनी यानी वोट कटे हैं, जितने लोग डिलीट हुए हैं, और पिछले चुनाव के मुकाबले जितना मार्जिन था बीजेपी और टीएमसी के बीच, इतना प्रिसाइज ऑपरेशन है ये। योगेंद्र जी, ऐसा लगता है कि पिछले बार ऐसा लगता है कि कार्ड होल्डर्स थे पार्टी के, और उनकी पहचान कर ली गई कि इन इन लोगों ने देखिए टीएमसी के लिए वोट डाला था, इन इन लोगों को अब 2026 में डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल हूबहू यही बात बता रही हूँ कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटों के उन लोगों ने सैंपल्स अभी तैयार कर दिए हैं जो सिफोलॉजिस्ट नहीं है, जिनके पास कोई एक्सक्लूसिव डेटा नहीं है, कोई ऐसे पत्रकार नहीं है, आम एक्टिविस्ट हैं वो लोग, जिन्होंने सिर्फ कुछ सीटों पे 1 दर्जन सीटों का थोड़ा सा डायसेक्शन किया और निकाल के हमारे सामने रख दिया। जी अर्फा जी, ये सारी सूचनाएं हमें आज रात तक, कल सुबह तक आएंगी। जो मुख्य सूचना हमें चाहिए वो ये कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर डिलीट हुए, जो 27 लाख में से जो डिलीट हुए। बाकी जो 58 लाख थे उसको मैं बिल्कुल अभी नहीं मानूंगा, क्योंकि उस हिसाब से अगर आप पूरे 90 लाख के हिसाब से देखना शुरू कर देंगे तब तो सारा बंगाली उससे कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो अंत में 27 लाख डिलीट हुए, बिल्कुल टारगेट करके डिलीट हुए, उनकी संख्या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी थी और वहां बीजेपी का विक्ट्री का मार्जिन कितना था, इसको कैलकुलेट करना होगा। ये शायद कल शाम तक हो पाए, कल दोपहर तक कैलकुलेट हो पाएगा। लेकिन अभी हम राज्य की दृष्टि से देख सकते हैं, पूरे राज्य में इस वक्त बीजेपी कोई 4.5% वोट से आगे है टीएमसी के ऊपर। ठीक है, अभी बाद में पूरी गिनती होगी, क्योंकि जो टीएमसी की स्ट्रांग सीट है वहां पे काउंटिंग डिले हो गई है, धीमे चल रही है, इसलिए बाद में पूरा आंकड़ा आएगा।
और ये जो 27 लाख का मतलब कितना होता है? 27 लाख का मतलब होता है 4.3%। तो मतलब जितने वोट से बीजेपी जीत रही है उतना ही वोट इलेक्शन कमीशन ने काट दिया था। क्या मतलब इसका निकलता है? मतलब ये कि बीजेपी को जो इलेक्शन कमीशन को जो काम दिया गया था वो इलेक्शन कमीशन ने बखूबी निभा दिया है। मेरी मान्यता थी कि इनके करने के बावजूद भी किसी तरह से टीएमसी निकाल लेगी, वो मान्यता गलत निकली। लेकिन जो इन्होंने किया चुनाव आयोग में, वो किस तरह से लोकतांत्रिक हो सकता है? और अगर आप ये करना शुरू कर देंगे देश में कि भाई मेरे को किसी तरह से, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन मेरे को आपके स्टेट में जीतना है, आपकी सरकार को मैं पैसा देना बंद कर दूंगा, चुनाव से पहले मैं आपके यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेज दूंगा, मैं आपके अफसर बदल दूंगा, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी बदल दूंगा, और फिर मुझे पता है कि आपको फला लोग वोट देते हैं, मैं उनका वोट काट दूंगा। फिर उसके बाद चुनाव होगा और टीवी चैनल वाले कहेंगे आहा जनता जनार्दन की जीत हुई, योगेंद्र जी ने कितना अच्छा किया, आपा को हरा दिया चुनाव के अंदर। मतलब ये किस तरह का मजाक है? ऐसी चीज तो चल नहीं सकती लोकतंत्र में। इसलिए और मैं समझता हूं हाँ, विपक्ष को एक बड़ा गंभीर चीज सोचनी पड़ेगी। ये बहुत मुश्किल मैं सवाल है, इस विपक्ष के सवाल का सवाल कोई पर आसान जवाब नहीं है। मैं विपक्ष जी के सवाल पर आखिर में आऊंगी, और आज मैं विपक्ष जी के जी। ऊपर बहुत मैं कड़े सवाल नहीं पूछना चाहती योगेंद्र जी, क्योंकि सामने दिख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हमारे सामने। हमारी चाय में, आप चाय पी रहे हैं, मक्खी पड़ी अगर हो तो आप अगला घूंट क्या ले सकते हैं या नहीं? और मैं ये नहीं कहना चाहती कि इस चाय में मक्खी नहीं है, क्योंकि अभी देखिए आप, तथाकथित रूप से वो लोग जिनको हम एंटी स्टैब्लिशमेंट मीडिया कहते हैं, वो अमित शाह की तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इस चाणक्य ने सिंगल हैंडेडली टीएमसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे कई पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लोग ही बीजेपी को वोट करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? लिबरल की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जिस कसीदे पढ़ने का आप जिक्र कर रहे हैं वो कसीदे पढ़ने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे उन दर्शक को समझाइए जो बीजेपी का वोटर है, कि ये बताइए कि यही बीजेपी का वोटर जो 2024 में नरेंद्र मोदी को जिसने लगभग हरा दिया था, नरेंद्र मोदी अपने यानी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे उस वक्त लगभग हार गए थे। और उसके बाद देखिए अगले 2 साल में हमने देखा, हरियाणा से शुरू होकर कहानी महाराष्ट्र गई, बिहार गई, अब पश्चिम बंगाल हो गया। वही मोदी जो पहले वोट नहीं ला पा रहे थे, अब मजबूत मोदी, अब वो कमजोर मोदी वोट ला रहे हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिए? मैं कहती हूँ कि तथ्यों से और आर्ग्यूमेंट से आप बीजेपी के वोटर को बताइए, कि ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कैसे हो रहा है ये। जी वो तो सवाल है। मतलब एक कठिन बात यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से इस देश में खिड़की खुली। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में ऐसा लगा कि वो खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही थी, और आज बंगाल के बाद वो खिड़की बंद होती दिखाई देती है। आपका सवाल अलग है, आप कह रही हैं कि भाई लोकसभा में जो वोट मोदी जी को नहीं देते अब क्यों दे रहे हैं। बीजेपी वाले कह सकते हैं कि नहीं, मोदी जी को जब वोट नहीं दे रहे वो स्थानीय लीडर के पक्ष में दे रहे हैं, स्थानीय लीडर के विपक्ष में दे रहे हैं, और ये तो एक हमारी कवायद है कि जब जीतेंगे तो मोदी जी को श्रेय देंगे ही देंगे, हार जाएंगे तो उनका नाम हम दूर कर देंगे। ये सब तो कहने की बातें हैं, ठीक है, वैसा हो सकता है। मगर तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा असंभव है। ये संभव है कि अलग अलग जगह पे राज्यवार तरीके से आप राज्य का वोट महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब चीजें लोकतंत्र में होती हैं। ये हो सकता है कि पहले राज्यों में मोदी जी हारते थे लेकिन लोकसभा चुनाव जीत जाते थे। अब ये हो सकता है कि राज्यों में जीतेंगे लेकिन लोकसभा हार जाएंगे, भी कोई कह सकता है। ये चीजें संभव हो सकती हैं। लोकतंत्र में दो वोट अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से डाले जा सकते हैं। लेकिन जो ये सिंपल चीजें समझ नहीं आ रही हैं वो ये है कि भाई जिन, जैसे मैंने आपको हुमायूं कबीर का एग्जाम्पल दिया, अब मेरे लिए ये बात गले के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है कि जिस, मतलब हिंदुस्तान में तो जिस व्यक्ति का इस तरह का भंडाफोड़ हो जाए, और खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हो जाए, जो कि बहुत सेंसिटिव है इस सवाल पे कि भाई कहीं आप बीजेपी से अंदर खाते मुलाकात वो तो नहीं कर रहे हैं। पूरा एयूडीएफ असम में खत्म हो गई सिर्फ एक एलिगेशन की वजह से, है ना? उस कम्युनिटी के अंदर आपको उन्हीं मुस्लिम सीटों के ऊपर आप जीत रहे हैं, दो दो सीट पे वो व्यक्ति जीत रहा है। मतलब मेरे लिए इस तरह के रिजल्ट को समझना बड़ा कठिन है कि भाई ये कैसे हो सकता है। हो सकता है मेरी सोच में कोई कमी हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत ही उल जलूल किस्म की ये बात लग रही
इसके अलावा योगी जी दो और सवाल है, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल भी है, दूसरे वहां लोकल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनकी बाइट सुन रही हूँ और वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सीटों में देखिए आप, ये चार्ट हमारे सामने यहाँ मौजूद है और मुस्लिम सीटों में बताया जा रहा है कि मुस्लिम सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है। आप, ये मैंने वही कहा कि किसी भी अगर दीवाने का ख्वाब भी अगर बताया जाए तो दीवाने का ख्वाब भी इतना बेहतरीन नहीं होगा जितना कि यहाँ बीजेपी बता रही है। आप ये देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ से 65 सीटें छीन ली। 2026 के विधानसभा चुनाव का ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नई सीटें जीती और आगे हुआ, उठती हुई कुल सीटें। और मुस्लिम सीटों का ये पूरा बखान है कि पिछली सीटें गंवाई 4 और 115 कमाली नीचे। यानी इसके अलावा ये पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है, मैं सही ट्वीट पर आने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे मुस्लिम, जी हाँ मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, और ये बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम, ये अलग अलग इलाके हैं। ठीक है, सीटें हैं 2021 में 22 सीटें हैं, 20 मिली टीएमसी को और 13 मिल गई बीजेपी को। फिर 21 में 2 मिली और 6 मिल गई 2026 में। मालदा में 2021 और 26 में देखिए आप, टीएमसी को 8 मिली थी, 5 मिली, बीजेपी को 4 मिली थी, 7 मिल गई। उत्तर दिनाजपुर में देखें तो 7 मिली थी और इस बार 5 मिली हैं। और आप ये सोचिए, आप उत्तर दिनाजपुर में 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 4 मिली हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात बताती हूँ आपको कि जो 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना, 0 सीटें मिली थी बीजेपी को 21 में और 11 सीटें मिली हैं इस बार। और उत्तर 24 परगना में 5 सीटें मिली थी, 15 मिल गई हैं, 1 मिली थी बीरभूम में, 6 मिली हैं। अब ये बता दें कि पहले 14 सीटें थी और अब 50 सीटें मिल गई हैं इन्हीं मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में। मेरे सामने 4 मुसलमान लाके खड़े कर दें, जिन मुसलमानों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जिनको नागरिकता जिनकी खत्म करने की बात हो रही है, तमाम तरह से मुसलमान घेरे में लाया हुआ है बीजेपी और उसकी एजेंसी के जरिए, फिर भी 50 सीटों पर बीजेपी को जिता रहा है। आरफा जी, इनको जैसे मैंने कहा अभी परिणाम आएंगे, शायद आज रात को बैठ के कल सुबह हम इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, अलग अलग किस्म के इलाके हैं जिनका आपने जिक्र किया। ये जो मालदा मुर्शिदाबाद है वो बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और उससे जुड़ा हुआ दक्षिण ये जो वो है एक तो जुड़ा हुआ उसका जो दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर का जिला उससे जुड़ा हुआ है, ये सब भी मुस्लिम डोमिनेटेड है। हालांकि ये जो 24 परगना है दक्षिण और उत्तर, ये नेसेसरली मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं है, ये वर्किंग क्लास डोमिनेटेड एरिया है, कलकत्ता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और बीरभूम थोड़ा दूर का इलाका है। सबसे बड़ा हैरानी वही है, मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का बेहतर करना। अब उसका एक कारण हो सकता है, इसलिए हमें एक चीज बड़ा ध्यान से देखना होगा। क्या ऐसा है कि वहां कांग्रेस और टीएमसी, या लेफ्ट और टीएमसी, या कि वो जो आईएसएफ और टीएमसी, इन दोनों के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और बीजेपी आगे निकल गई? ये संभव है, असंभव नहीं है ये। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसा वास्तव में हुआ कि नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि बीजेपी मुस्लिम वोट लेके जीत जाए। जिसका नेता रोज मुसलमानों के खिलाफ बयान देता हो, गाली देता हो, वो पार्टी मुसलमानों का वोट लेके आए, तो खैर बिल्कुल अतार्किक किस्म की बात है। वो तो खुद भी बीजेपी दावा नहीं करेगी कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन कहीं वोटों का बंटवारा हुआ, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट ने खड़े किए थे। लेफ्ट का कांग्रेस ने खासतौर पे जो मालदा मुर्शिदाबाद इलाका है उसमें कांग्रेस ने काफी पूरा अब्दुल गनी खान फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी और कांग्रेस ने कई कैंडिडेट खड़े किए थे। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल ये हैरानी की बात है। जो उत्तर दक्षिण ये जो 24 परगना का इलाका है, ये टीएमसी का एक छत्र राज का इलाका हुआ करता था। कलकत्ता से जस्ट दक्षिण का ये इलाका है, बिल्कुल एक छत्र राज यहाँ टीएमसी का हुआ करता था। वहां पे बीजेपी ने एक तरह से ब्रेक थ्रू किया है। अब ये कहना कि असंभव है, असंभव तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना, अगर कल तक कोई कहता कि विजय डीएमके को मद्रास में हरा देगा और चेन्नई के अंदर खुद स्टालिन हार जाएंगे, उनका बेटा हार जाएगा, पीटीआर अपना चुनाव हार जाएंगे, तो मतलब कौन विश्वास करता कल शाम तक? लोकतंत्र में ऐसी चीजें होती, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, उसके पीछे कोई बात समझ आनी चाहिए। इनमें से कुछ चीजें फिलहाल अतार्किक लग रही हैं, लेकिन अभी मैं इस पर स्पष्ट बयान इसलिए नहीं देना चाहता कि एक बार आंख से आंकड़ों को देख लें, एग्जैक्ट मैच कर लें और फाइनल आंकड़े आने दें। अभी तक हमारे पास ज्यादातर में ट्रेंड्स हैं, रिजल्ट्स बहुत कम जगह के आए।
योगेन जी, बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल संक्षेप में। मैं जानती हूँ आपके पास इतना धैर्य है, मेरे पास कभी पूरा जीवन मिला के भी उतना पेशेंस नहीं है जितना आपने इस कार्यक्रम में दिखाया है। आप हर तरह से बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन कहते बहुत कुछ कम है। मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के इतिहास का, कम से कम मैं अपने लाइफ टाइम में कह दूं, अब तक का सबसे अनफेयर, सबसे गैर बराबरी वाला चुनाव है, जिसमें पूरी तरीके से चुनाव की संस्था पे ही सवाल उठ रहा है? अरफा जी, मैं कम इसलिए कहता हूं कि ताकि जो कहूं उस पर किसी का भरोसा हो सके। कम कहें लेकिन प्रामाणिक कहें, वो ज्यादा वजनदार चीज है, बजाय कि ज्यादा बोल दें और हल्की बात बोल दें। जहां तक इलेक्शन कंडक्ट करने के तरीके का सवाल है, ये निश्चित ही इस देश के सबसे दागदार चुनाव में से है। दागदार चुनावों की मैं लिस्ट अगर आपको गिनाऊं, एक जमाने में मैं सब काम किया करता था, तो उसमें बंगाल का भी एक चुनाव है। उसमें असम का 1983 का चुनाव है, पंजाब का 1992 का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का 1987 का चुनाव है और बंगाल का 1972 का चुनाव है। हम जब एक जमाने में चुनाव विश्लेषण किया करते थे और दुनिया में कहते थे भारत का चुनाव बहुत अच्छा है, तो मैं कहता था ये देखिए तीन चार अपवाद हैं। जम्मू कश्मीर में उसके अलावा भी एक दो और अपवाद हैं, लेकिन मैं कहता था इन चार, तीन चार के अलावा भारत के चुनाव में कुल मिला के जो परिणाम आता है वो लोगों की इच्छा के अनुरूप आता है। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है जिस तरह का रोल चुनाव आयोग ने इस बार किया है और जो एसआईआर के जरिए जो वोट काटे गए, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाता है। वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुन सकती। अगर सरकार वोटर को चुनना शुरू कर देगी, क्यूरेटेड वोटर लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, फिर क्या बचता है उसके बाद चुनाव में? तो ये सवाल है, ये बहुत बड़ा दाग है। बाकी और एविडेंस अगले एक दो दिन में आएगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने किया, और सिर्फ एसआईआर नहीं, पूरा पहले दिन से टीएमसी के साथ जो काम किया, जितने ऑब्जर्वर भेजे, जितनी तरह की फोर्सेस डिप्लॉय की, जिस जिस तरह के ऑफिसर को हटाया, जिस तरह के ऑफिसर्स को भेजा, दागदार ऑफिसर्स को चुन चुन के भेजा गया बंगाल के अंदर, ये सब काम तो बिल्कुल खुले। तो चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में ये निश्चित ही इस देश के सबसे दागदार चुनावों में से है, जहां चुनाव आयोग ने खुलकर एक खिलाड़ी की भूमिका अपना दी है। अंपायर होने का ढोंग करना भी बंद कर दिया, इतना हम निश्चित कह सकते बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेन यादव जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आंकड़े आएंगे तो फिर मैं आपका रुख करूंगी और फिर आपको दावत दूंगी और फिर हम चर्चा करेंगे।